Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Pansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम CSR नेट केमिकल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे पहले हम दिसंबर 2023 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें भी हम फर्दर जो ये सीरीज हमारी चल रही है दिसंबर 2023 वाले पेपर की, इसमें हम चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस की एनालिसिस की है और वो वाले क्वेश्चंस फिर सॉल्व करवा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगी वो है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इस तरह की वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए। ठीक है, और जो भी हमारे अनाउंस होते हैं बैचेस उनके लिए। इसके अलावा हमारा आप सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट आप हमारी इस तरह की और भी वीडियोस जो हमारी सीरीज चलेगी और भी पेपर्स की वो आप देख सकें। अब शुरू करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड क्लस्टर टाइप फॉर बोरीन्स जो ये दिए हैं B10H10 2- एंड B6H9- रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि इनका क्लस्टर टाइप कौन सा है और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे इनके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो क्या है इधर हमारे पास। बोरेन्स के लिए जो हम क्लस्टर टाइप निकालते हैं उसके लिए हम कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, वेट्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वेट्स नॉमेनक्लेचर। वेट्स नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं हम, हमारे पास होते हैं ये लिख लेते हैं हम n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 एंड n+5। ठीक है, अब देखो जो ये n-1 n n+1 ये बेसिकली ये होते हैं हमारे पास स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, n-1 के लिए हमारे पास जो क्लस्टर टाइप होता है वो होता है सुपर क्लोजो। ठीक है, और ये होता है हमारे पास हाइपर क्लोजो। सी से होता है क्लोजो, फिर होता है नीडो, फिर होता है अरेक्नो। ठीक है, अरेक्नो, और फिर होता है हमारे पास हाइपो, और फिर होता है क्लेडो। ठीक है, अब बोरेन्स के लिए हम क्या करते हैं, बोरेन्स के लिए हम BnHn ऐसे भी लिख लेते हैं BnHn, और -2 नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है BnHn। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा BnHn -2 मल्टीप्लाई बाय +1 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे आ जाएगा BnHn -4। ठीक है, उसी तरह से -6 -8 एंड -10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास B10H10 2-। ठीक है, B10H10 2-। सबसे पहले तो हमें बोरेन्स को ऑफ कोर्स किस में कन्वर्ट करना पड़ता है BnHn की फॉर्म में। तो दिस इज ऑलरेडी इन BnHn फॉर्म। ठीक है, और जो यहाँ पे N है वो क्या है हमारे पास 10। इसके लिए N जो है वो है 10। ठीक है, और ये है हमारे पास किस फॉर्म में, BnHn 2- की फॉर्म में। और BnHn 2- देखो क्या होता है, क्लोजो, यानी कि इसका जो क्लस्टर टाइप है वो है क्लोजो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास B6H9-1। ठीक है, अब देखो B6H9 जो है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ BnHn। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से 3H+ निकालने पड़ेंगे, है ना। क्या बच जाएगा यहाँ पे B6H6, 3 माइनस बच गया, ऑलरेडी एक माइनस है तो कितना हो गया 4-। तो ये क्या होता है हमारे पास नीडो। नीडो जहां पे N क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, क्लोजो और नीडो। इससे हमारे पास क्या हो गया कि जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से जो निकालना है हमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो
ये मैंने अजय कुमार से रेफरेंस लेके रखा है। देखो इसमें क्या है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हमारे पास ये वाले नंबर है, क्लोजो के लिए n+1, नीडो के लिए n+2, रेक्नो के लिए n+3, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। बेसिकली देखो क्या होता है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, देखो BH है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाता है बेसिकली, ये एक स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, B10H10, ठीक है, तो इसमें बेसिकली 10 BH बॉन्ड्स दिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 10 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से आ गए, और यहाँ पे एक 2 नेगेटिव चार्ज है, एक पेयर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 11। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, देखो B10H10 के लिए स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं, n+1, ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे, n+1 होता है, n कितना है 10 है, +1 यानी कि 11, तो 11 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 11 वाला सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो सेकंड के लिए भी निकाल लो, क्या है B6H6, B6H6 4-, ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है n+2, ठीक है, n कितना है इधर 6 है, 6+2 कितना हो जाएगा 8, तो इसके लिए स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 8, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है जैसे हमने कर लिया था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 2 मार्क्स का ही है। इसमें क्या करवाना था, देखो यहाँ पे है कि FeCO5 ऑन रिएक्शन विद C3H5I गिव्स Y, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हुई C3H5 के साथ तो Y बना, और साथ में यहाँ पे दे दिया है, देखो मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO निकले हैं, और हमें बताना है कि जो Y है उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक मेटल कार्बोनिल है FeCO5। अब मेटल कार्बोनिल है ये, ठीक है, मेटल कार्बोनिल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितना है, देखो आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोनिल के एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 5 है तो कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 18, ठीक है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन काउंट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमें CO निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से बेसिकली ये रिएक्शन होगी, ठीक है, जो ये रिएक्शन होगी वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है, ठीक है, तो क्या होगा FeCO4 ये बन जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कितना हो गया 16, ठीक है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो C3H5I, ठीक है, कैसे होगा फिर इसका, क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे स्टेप में C3H5 की ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगी, ठीक है। कैसा है ये, नॉन पोलर हमारे पास ग्रुप है, सॉरी ये एक पोलर ग्रुप है, ठीक है, तो इसकी कैसी होगी, ट्रांस एडिशन हो जाएगी इसके ऊपर, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेती हूँ Fe, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, थोड़ा यहाँ जैसे लिख लेते हैं FeCO5 CO4 C3H5 और I, ठीक है, ये बन गया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना जरा एक बार, Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है, 8 ही CO के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक C3H5 का इलेक्ट्रॉन होगा और एक I का इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 18। लेकिन देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 CO निकले हैं। तो देखो एक बार जरा, जो C3H5 हमारे पास लिगेंड है वो कैसा होता है, ऐसा लिगेंड होता है, ठीक है, बेसिकली वो हमारे पास सिग्मा से भी इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, ठीक है। C3H5 मैंने C4 बना दिया ये लिगेंड बेसिकली ऐसा होता है C3H5, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक तो इसने इस कार्बन से सिग्मा से मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, ये पाई से भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एक और CO निकलेगा, लिखा है ना ऑलरेडी कि यहाँ पे डिसोसिएशन हुई है 2 CO की, तो एक और CO निकल जाएगा, क्या बन जाएगा FeCO3I, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिगेंड को, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट अगर हम करेंगे, एक CO निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि यहाँ पे बचे 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में
ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से मेटल को डोनेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी देखो इलेक्ट्रॉन काउंट 18 था, और ये रिएक्शंस तो होती है ऐसे कि एंड में भी वही प्रोडक्ट में वही इलेक्ट्रॉन काउंट रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे। और यहाँ पे आ गया I, और आ गया CO3। ठीक है, अब जो ये अलाइलिक लिगेंड है, देखो C3H5 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक। एक हमारे पास इस वाले कार्बन, गलत बना दिया, एक हमारे पास क्या कर रहा है, ये एक तो दे रहा है, एक तो ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिए इस वाले लिगेंड ने, 3 दिए, ठीक है। 3 CO है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन आयरन के खुद के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया आयरन के अराउंड, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो 2 CO निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म हो गया। तो अब देखो हमारे पास जो ये था, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट Y, दिस इज Y, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो Y है दैट इज ओबेइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये तो मैंने आपको बीच में बताया ही है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अलाइल मोइटी शोज ईटा 1 कोऑर्डिनेशन, तो हमने लास्ट स्टेप में देखा है ईटा 1 कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो ये अलाइलिक लिगेंड है, ये 3 कार्बन एटम्स के थ्रू मेटल के साथ अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी 3 हो जाएगी। हेप्टासिटी क्या होता है, हेप्टासिटी बेसिकली ईटा से हम शो करते हैं। हेप्टासिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स के जो एटम्स हैं वो कितने मेटल के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन अगर वाई देखोगे क्या है, वाई अडॉप्ट्स पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल में तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आता है, 7 आता है ना। और पेंटागोनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हुई है, लोन पेयर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे पेंटागोनल बायपिरामिडल तो बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं है इसकी ज्योमेट्री, है ना। तो ये ऑप्शन तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन A एंड B ओनली, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नियोबियम इन द क्लस्टर, जो आपके पास दिया है ये वाला, इसमें आपको नियोबियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। बड़ा ही कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई केमिस्ट्री एज सच नहीं यूज होनी है, ऐसे भी हो जाता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप लोग। क्या है देखो, नियोबियम Cl 18 है, ठीक है, और इस पे 4 माइनस चार्ज हमने लगा दिया, ठीक है। सोडियम कितने है, 4 है, यानी कि इस पे 4 माइनस चार्ज इस तरह से हो। तो अगर हम नियोबियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को लगा लेते हैं कि वो x है, तो क्या हो जाएगी, 6s माइनस 18 इज इक्वल टू -4, ऐसे लिखेंगे। तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, +14, ठीक है। तो हम क्या है कि सारे के सारे नियोबियम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करके क्या आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो फ्रैक्शन में आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है वैसा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल रहा है कि सभी नियोबियम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए आपके पास, +14 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर सभी इसके सभी नियोबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते तो हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट नियोबियम की +12 होनी चाहिए थी, होनी कितनी चाहिए, +14, यानी कि ये भी नहीं है। +3 होती अगर सभी नियोबियम की, तो कितने हैं नियोबियम, 6 है, तो +18 होती, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इन दोनों में से कुछ है, देखो 6 नियोबियम है, अगर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि दो नियोबियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक है, और जो हमारे पास बचे हुए 4 नियोबियम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी होगी, +6, और इनकी कितनी होगी, +8, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, 14 +14, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे ही हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, द करेक्ट 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेटल मेटल डिस्टेंस एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन था, अगर आपको Cr2 Cl9 3 इसका स्ट्रक्चर पता होता ना, आप तब निकाल पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है पेपर में, ठीक है।
अब देखो क्या है, ये टंगस्टन वाला जो आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स ये जो आपके पास दिया है, ठीक है। देखो, हम यूजुअली इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो, आपको पता है ये टंगस्टन और जो क्रोमियम है, ये आपके पास सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है ना। तो इनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो हम ले लेते हैं, देखो दो कॉम्प्लेक्स है, Cr2 Cl9 सॉरी Cl9 3 माइनस, और एक है W2 Cl9 3 माइनस, ठीक है। अब एक चीज देखो, दो टंगस्टन है, ठीक है। तो दो टंगस्टन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी आएगी? यहाँ से +6 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दो टंगस्टन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों की कितनी है? दोनों कंबाइन लिख दी मैंने, +6। एक की निकालोगे +3, या दोनों की +6 आ जाएगी। तो +6 आ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा पाई डेल्टा, पाई पाई डेल्टा डेल्टा स्टार, है ना, ऐसे निकालते हैं, पाई स्टार सिग्मा स्टार, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस हिसाब से जो टंगस्टन और टंगस्टन है, इसके बीच में कितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए? 3 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। सिमिलरली आप क्रोमियम के लिए निकालोगे, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। फिर कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? पेयर्ड है। पेयर्ड है यानी कि ये भी डायामैग्नेटिक हो गया, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया। ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ अलग तो किसी का स्ट्रक्चर डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन में तो यही चीज होती है कि टंगस्टन जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में बॉन्ड कितना होता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा तो यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यानी कि ये वाला तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्रोमियम क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स होता है, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, जो इसका स्ट्रक्चर ये वाला होता है, देखो क्या है, देखो ये Cr2Cl9, है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो इसमें जो 3 क्लोरीन है वो कैसे लगे हैं? वो ब्रिजिंग के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। 3 क्लोरीन ब्रिजिंग के ऊपर लगे हैं। देयर इज नो सच बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड क्रोमियम। तो और जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर था, जैसे हमने निकाला था टंगस्टन टंगस्टन के बीच में, वो कितना था? 3 था। तो यहाँ पे तो यानी कि यहाँ से तो क्लियर होता है कि जो डिस्टेंस है क्रोमियम क्रोमियम की, वो ज्यादा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ टंगस्टन टंगस्टन, ठीक है। और यहाँ पे कोई इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना है, तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपने देखा था ना, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी निकाली थी, कितनी आ रही है? +3 आ रही है एक क्रोमियम की, यानी कि यहाँ पे 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो क्या आएगी? 3d3 आएगी। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, ये वाला हमारे पास कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। डाया मैग्नेटिक। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है टंगस्टन टंगस्टन के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए और वो डाया मैग्नेटिक नेचर के हो गए। तो देखो क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस क्रोमियम क्रोमियम की ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। और जो ए है वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। और जो बी है हमारे पास वो कैसा है? डायामैग्नेटिक। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, बाकी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तभी हो पाता है जब आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होते। इनके स्पेशली इसका स्ट्रक्चर पता होता। अगर आप वैसे भी करते इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला तो सही आ जाता, बट इसका आपके पास आंसर सही ना आता, ठीक है। देखो उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसमें क्या है? द कंपाउंड शोन बिलो इज अ 48 मेटल क्लस्टर नॉट काउंटिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स। हमने यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स को नहीं काउंट करना है, ठीक है। और हमें बताना है, और इसके अलावा बता दिया कि इस क्लस्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 48 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि मेटल कौन सा होगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा। बस यहाँ पे क्या चीज पता होनी चाहिए कि जो NO है वो ब्रिजिंग के ऊपर है, और जब NO होता है ब्रिजिंग में, ठीक है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है?
वो हमारे पास करता है बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 बेंजीन रिंग्स है। ठीक है, हेप्टासिटी अगेन इनकी कितनी है, 6 है। 6 से इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये सारे बेंजीन रिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बेंजीन रिंग्स का क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग्स के, है ना। 3 बेंजीन रिंग्स है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, NO कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, और एक NO 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 12 हो गए। 3 मेटल है और इनका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 48। अब हमने मेटल मेटल के बीच में तो नहीं देखना इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 3 मेटल, यहाँ पे आ गया 48। तो ये आ गया 48 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 18, यानी कि आ गया 6, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6। ठीक है, यानी कि जो मेटल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, क्रोमियम में, 4s1 3d5। तो आंसर इसका क्या आ जाता, क्रोमियम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। बस यहाँ पे क्या चीज पता होनी चाहिए थी कि जो NO होता है, NO जब हमारे पास नाइट्रोसिल लिगेंड जब ब्रिजिंग पोजीशन पे होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ ट्रांस, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया है हमारे पास, वास्कास कॉम्प्लेक्स विद H2। ठीक है, बेसिकली इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक तो H2 की एडिशन करवाई है, पाथ A से जाएगा जो भी प्रोडक्ट बनेगा, और पाथ B से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसमें CH3I की एडिशन हुई है। तो देखो जो CH3I होता है ये हमारे पास कैसा होता है, पोलर लिगेंड होता है, ये हमारे पास बेसिकली पोलर ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला कैसा है, नॉन पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर। तो एक बार पोलर को ही देखते हैं। देखो ये पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप की जब भी एडिशन होती है तो कैसी एडिशन होती है पोलर ग्रुप की, हमेशा ट्रांस एडिशन होती है। ठीक है, ट्रांस। तो ट्रांस आएगा तो कैसे आएगा ये, इरिडियम PPH3CO, यहाँ पे आ गया I, और यहाँ पे आ गया CH3Cl PPH3। ठीक है, अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। देखो अब जो स्क्वायर प्लेनर होता है मतलब क्या है कि जो इरिडियम है, इरिडियम के साथ ये सारे के सारे जो लिगेंड्स है ये कैसे लगे हैं, सेम प्लेन में लगे हैं। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, अब देखो अगर हम स्क्वायर प्लेनर की देखें तो देखो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास जो स्क्वायर प्लेनर की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्या होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इरिडियम Cl PPH3CO। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी जो स्क्वायर प्लेनर होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है DsP2। ठीक है, और जो D ऑर्बिटल होता है वो कौन सा पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में या फिर यूं कह लो बॉन्डिंग में, वो होता है DX² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, DX² माइनस वाई स्क्वायर, DX² वाई स्क्वायर। ठीक है, जो भी बोल लो, यानी कि जो DX² वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है दैट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी इन यूज, इट इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, ये ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इन वाले लिगेंड्स के साथ। ठीक है, यानी कि जो ये वाला ऑर्बिटल है ये तो डेफिनेटली जो हमारे पास इनकमिंग ये जो ग्रुप्स हैं, ये पोलर ग्रुप जो ऐड हो रहा है इनके साथ ये तो इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ठीक है, कि जो DX² वाई स्क्वायर है ये वाला ऑर्बिटल तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इधर बॉन्डिंग में, ये तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो हम क्या कंसीडर करते हैं कि XY एक्सिस में हमारे पास क्या बना है, देखो हमारे पास एक्सिस होती है
ये होगी एक्स एक्सिस, सपोज हमने ले ली वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हम ले लेते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास एक्स प्लेनर है ना। स्क्वायर प्लेनर मतलब एक प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और कौन से प्लेन में बना है, ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। यानी कि जो z वाली एक्सिस इस वाले प्लेन में हमारे पास बना है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स, है ना। यानी कि जो z वाली एक्सिस है वो तो परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है बॉन्डिंग में। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल होगी वो ऐसे पड़ी होगी डी जेड स्क्वायर। और अगर हम देखें कि जो हमारे पास ये वो पोलर वाला ग्रुप है ये आना भी कैसे है, ये भी हमारे पास कैसे आना है, ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसपोजिशन पे आना है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल खाली पड़ी है कौन सी वाली, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, वही पार्टिसिपेट करेगी ऑब्वियसली बॉन्डिंग में, ठीक है। वही पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में भी। यानी कि जब भी हमारे पास ये ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाली है वो कौन सी है, डी जेड स्क्वायर है। यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू ही, सॉरी दिस इज फ्रॉम पाथ ए, ओके ओके, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। ये पाथ ए वाला है, मैंने पाथ बी वाला समझाया ना आपको कि ये पाथ बी है, ठीक है। कि जब ट्रांसपोजिशन होगी तो ट्रांसपोजिशन में यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स लगेंगे और यहाँ पे कौन सी वाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर इंटरेक्ट करेगी इनके साथ। तो जो पाथ बी है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल करेगी, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन सी होती है, डी जेड स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यूज होगी दोनों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी यूज में थी इन चारों लिगेंड्स में से इंटरेक्ट करने में किसी के साथ। और जो डी जेड स्क्वायर थी वो ट्रांस वाले प्रोडक्ट में यूज होगी, ठीक है। अब बचा सिस वाला, देखो ये वास्कस कॉम्प्लेक्स है, क्या है, जब इसमें H2 के एडिशन होगी तो वो H2 जो होगा वो सिस पोजीशन के ऊपर आएगा। तो मतलब ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा किससे, पाथ ए से, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा पाथ ए से। तो अब बचे कौन से वाले ऑर्बिटल, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, ठीक है। अब ये बचे हुए जो ऑर्बिटल्स होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे ये वाला प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया है, देखो जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होंगे ये वाले ऑर्बिटल्स होंगे, ये हमारे पास सिस वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर होगा ये हमारे पास ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास 4 मार्क्स का था। उसके बाद देखो क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, द ऑप्शन शोइंग बोथ द कॉम्प्लेक्सेस ओबेइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें से अगर हम देखें फर्स्ट वाला, देखो क्या है हमारे पास, ईटा 5 फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स देखें, ईटा 5 तो जितनी हेप्टासिटी होती है ना उतनी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी होती है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले C5H5 लिगेंड है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस रुथेनियम है ये आयरन के ग्रुप में आता है तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Cl है ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में एक वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने सिखाया है कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। जो पीपीएच3 होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ये अपने लोन पेयर्स को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 9 13 18, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ईटा 5 2 लिगेंड लगे हैं, है ना, तो यहाँ पे कितने हो गए ईटा 5, 5 एक के 5 दूसरे के, तो टोटल 10, ठीक है। जर्कोनियम के कितने होते हैं, ऑफ्नियम के बाद आता है ना जर्कोनियम, 5 हो गए इसके, 2 इसके हो गए, ठीक, कितने हो गए यहाँ पे 2 Cl के हो गए, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 17, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। सिमिलरली आप निकाल लेना, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। देखो थर्ड में अगर हम देखें, चलो निकाल ही लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें इरिडियम है, कोबाल्ट वाले ग्रुप में आता है 9 इलेक्ट्रॉन, Cl के 1, ठीक है, CO के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, PPH3 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हो जाएंगे इसके, 4 5 6 7, यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। देखो थर्ड भी नहीं होगा, थर्ड क्यों नहीं होगा, इसको निकालो, निकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4s2 3d8 होते हैं ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 2 12 है, +2 चार्ज है, -2 हो जाएगा यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इधर 20 आ गए, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यानी कि बचा क्या, फिफ्थ ऑप्शन, यही करेक्ट हो जाएगा, निकाल लेते हैं चाहे।
ये क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी 5 हो गई, इसकी हेप्टासिटी 3 है, इसकी 3 हो गई, ठीक है। आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, CO के 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 18, 18 आ गया। इधर देखो ईटा 3 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी 3 आ जाएगी, मैग्नीज की 7 आ जाएगी, ठीक है, और इनके 8 आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 18। तो आपके पास ऑप्शन आंसर आ जाता, आंसर नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ आइसोलोबल स्पीशीज इज, आपको बताना है इसमें से आइसोलोबल कौन से वाले होंगे, ठीक है। अब देखो जो आइसोलोबल हमारे पास स्पीशीज होती हैं, आइसोलोबल, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक तो जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए आपके पास, सिमिलर होना चाहिए या सेम होना चाहिए, मतलब कि जैसे हमारे पास मेन ग्रुप के अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर आइसोलोबल विद 17 इलेक्ट्रॉन। अगर मेन ग्रुप के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर आइसोलोबल विद 17 इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स आर आइसोलोबल विद ट्रांजिशन मेटल्स के 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है। सेकंड होता है कि जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं, फ्रंटियर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी सिमेट्री मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी सेम, ठीक है। तो अगर आप देखो मतलब आइसोलोबल, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स के लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में देखो ये है NH2, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, हाइड्रोजन ने डाल दिए, कितने हो गए इसमें 7। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है। और 4 कार्बोनिल लगे हैं, ठीक है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि 8 कार्बोनिल ने डाल दिए, कितने हो गए 16। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के 7 इलेक्ट्रॉन 17 ट्रांजिशन मेटल के साथ आइसोलोबल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 16 के साथ होते हैं, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल के साथ आइसोलोबल होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है, कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके किसके हैं, हाइड्रोजन के, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो मैग्नीज में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ने डाले हैं तो 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5, आयरन के खुद के 8 इलेक्ट्रॉन और 4 कार्बोनिल के, कितने हो गए इधर 17। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसमें। इसमें भी देख लो, इसमें कितने हैं, देखो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ने डाले, कितने हो गए 7, और एक नेगेटिव चार्ज यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए कार्बोनिल के, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैग्नीज के 7 इलेक्ट्रॉन, 12 इसके 19, और एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। लास्ट देखो यहाँ पे है बोरोन, बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन के हो गए 7, ठीक है, और एक है इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें हो गए टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के कितने होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, एक CP लगा है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे 7 17 17, यहाँ पे 8 18 18, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये 8 18 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फ्रेगमेंट्स तो है ही नहीं ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो फ्रेगमेंट्स है ही नहीं है, ठीक है। तो हम इनके ऑर्बिटल्स पे भी नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारे पास करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।